एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ऐसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है और आपके भी क्वेश्चन पेपर में आएगा। और ये फर्स्ट पेपर यानी भू आकृति विज्ञान के प्रश्न है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्या है। वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के योगदान की विवेचना कीजिए। और दूसरा, यहाँ पे दूसरा होना चाहिए और यहाँ पे तीसरा, आर्द्र या काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति के विकास की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है छोटा नागपुर प्रदेश के सूक्ष्म स्थल रूपों का विवरण दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा नागपुर जो है, ये छोटा नागपुर नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटा होगा, है ना, सूक्ष्म स्थल में छोटा स्थल होगा। तो भाई हम इसको क्यों पढ़ें? देखिए, हम इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर हम इसको भूगोल में क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये प्रसिद्ध है छोटा नागपुर प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो तीनों को ध्यान से देखना है और हम एक एक करके इसमें आपको तीनों प्रश्न को करानेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, और वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के योगदान की विवेचना कीजिए। तो जेम्स हटन के योगदान की बात कर रहा है, तो हम जेम्स हटन का सीधे सीधे क्या लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे। देखिए, जेम्स जो हटन है ये आधुनिक भूविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिन्होंने 1785 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में अपना भूवैज्ञानिक रिसर्च पेपर जो कि है कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ द अर्थ इट्स ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी पढ़ा। ठीक है, इन्होंने जो हमारा जो है स्कॉटलैंड के निवासी, जिनका नाम है जेम्स हटन, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के ट्रांजैक्शन में सन 1788 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन जब बीता तो उसके बाद इनका एक विचार आया और वो उस विचार को 1795 में, है ना, 1795 में एक थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ, है ना, प्रूफ्स एंड एवलिट्रेशन नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किया। इसमें ये बताते हैं कि विषयों की विवेचनाओं इसमें की गई है। ये जो नामक पुस्तक है, क्या, थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या विचार था इस बुक में यानी कि किताब में। तो देखिए, पहला, लावा उद्गार तथा प्रक्रम। ठीक है, दूसरा ये था विचार की केवल बात हो रही है उस पुस्तक में लिखी हुई विचार को। ठीक है, दूसरा ये था कि चट्टानों से मिट्टी का निर्माण एवं प्रकार। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तीसरा ये है कि पर्वत एवं घाटी निर्माण में किन किन शक्तियों का सहयोग रहता है। और चौथा ये कि समुद्र तटीय अपर्दन चक्र। पांचवा ये कि गैलेशियों का अपर्दन चक्र एवं उनका स्थलाकृतियों पर प्रभाव। छठवां ये है कि पर्वत शिखरों पर अपर्दन द्वारा ढाल की उत्पत्ति, समतल मैदानों का निर्माण। सातवां ये है कि नदी एवं हिम नदी के प्रवाह प्रणाली के सिद्धांत तथा सरिता परिक्रम। ये जो विचार है आपके साथ, ये किस में लिखा है? तो ये जेम्स हेटन का जो है, हटन का इनका पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, इस पुस्तक में ये 7 विचार का ये इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हट्टन महोदय जो है, इनका कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है और दूसरे शब्द में कहा जाए कि जो धरातल हमारा है, ये वर्तमान स्थल रूपों की जो बनावट है, आकार है, जो भी स्वरूप है, उसको देखकर उसके पुराने इतिहास का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। और जो स्थल रूपों का जो निर्माण हमारा है, या कह सकते हैं विकास, तो किसी भी भूभाग पर यदि कोई स्थल रूप हो रहा है तो उस प्रकार का जो निश्चित स्थल रूप समान अवस्थाओं में क्या है कि वो भूतकाल में ही विकसित हुआ होगा, बहुत पहले ही विकसित हो गया होगा। उसके बाद जब अपरदनात्मक क्रम जब उसमें होगा, उस समय में पाया जाएगा, तो क्या होगा, भूतकाल में भी इस प्रक्रम में रहा होगा। जब अब हो रहा है, जो स्थिति स्थलाकृति हो रही है, स्वरूप जो देखने को मिल रहा है, वो तो बहुत पहले भी ऐसा देखने को मिला होगा और भविष्य में भी इसी प्रक्रम में रहा, ठीक है, रहा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, कहने का मतलब ये कि वर्तमान जो भूत जो कुंजी है, इनका ये कहना है कि जो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी आकृति में, स्वरूप में जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो ये पहले भी तो होंगे, भविष्य में तो ऐसा हुआ होगा। तो ये सही कह रहे हैं कि हाँ, हुआ होगा। और इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के जो इतिहास में चक्रीय अवस्था का प्रतिपादन किया, कौन? जेम्स हटन। पृथ्वी के इतिहास में भी चक्र की पुनरावृत्ति होती रहती है ना, होती रहती है, कभी आएगी कभी जाएगी। और ये कारण जो है,
इसी कारण से कहते हैं कि न तो आदि का पता है और न अंत का पता है, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तनशील है, चलता रहता है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है कब खत्म होगा, है ना। तो पृथ्वी पर ये आदिकाल जो है भूगर्भिक परिवर्तन हुए हैं। जो भी पृथ्वी के हमारे अंदर जो भी परिवर्तन है वो हो रहे हैं, है ना। प्राचीन काल के जो भूगर्भिक परिवर्तन न तो आकस्मिक थे, मतलब न तो अचानक थे, और न ही प्रलयवादी थे, वो भी ऐसे ही होता था। और आधुनिक काल में भी देखेंगे तो भूगर्भिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, अब वो हमेशा होंगे। हटन के यही जो विचार है, ऐसी विचारधारा को क्या कहा गया है, एक रूपतावाद की विचारधारा, ठीक है। क्या कहना था कि मतलब जो चीज़ें अभी हो रही हैं हमारे पृथ्वी में, है ना, या वायुमंडल में, या जो कोई भी मतलब है हमारा वातावरण में जो भी परिवर्तन आप देख पा रहे हो, वो चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। इनके कहने का मतलब ये है। सन 1802 में हटन की मृत्यु जब हो गई, तो उनके बाद उनका एक मित्र जिनका नाम था जॉन फ्लेवेयर ने हटन के जो भू सिद्धांत के जो उदाहरण है, इस उदाहरण को लेकर एक नामक पुस्तक प्रकाशित कराई फ्लेवेयर ने। तो ये जो फ्लेवेयर जो है, ये हटन के जो भी सिद्धांत थे या निष्कर्ष थे जो भी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रोचक भाषा में लिखा। उसके बाद सर एक चार्ल्स लेपेल आते हैं और उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करके उसको दिखाते हैं, प्रस्तुत किया था। ग्रेनाइट सेल संरचना के संबंध में उस समय दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक तो आपका ये था कि नेपोटेंस स्कूल के कर्णधार जर्मन के वर्नर थे, जिनका विचार था कि ग्रेनाइट सेल संरचना रासायनिक अवक्षेप से हुई है। दूसरा ये विचार था कि जो प्लूटोनिस्ट स्कूलों के जन्मदाता जेम्स हटन थे, ठीक है। क्या प्लूटोनिस्ट स्कूल जो था उसके जन्मदाता कौन है, जेम्स हटन। ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें जो बता रही हूँ, ये कहानी जैसे बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको लिख लोगे। तो ये जो प्लूटोनिस्ट स्कूल के जन्मदाता कौन है, जेम्स हटन थे, जिनका विचार था कि जो ग्रेनाइट सेल जो होती हैं उसकी संरचना तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होकर ठोस के रूप में जमने से होता है। हटन ने रूपांतरित चट्टानों की बात किया कि जो प्रक्रिया को भी समझाया कि रूपांतरित चट्टान जो है किस तरीके से होती है। हटन ने नदी और समुद्र अपरदन और जो भी निक्षेपण द्वारा जो बनी हमारी भू आकृति होती है, वो काफ़ी अवलोकन किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इसकी आकृति ऐसी भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। कोई भी विचार पे होता है, अवलोकन होता है, आलोचना होती है। तो हटन महोदय पर भी हुआ और इनके विचार पर भी नदी अपनी घाटियाँ स्वयं अपरदन द्वारा निर्मित करती है, इनका भी मानना था, है ना। नदियाँ जो है अपने आकार के आपात से अपनी घाटी परिच्छेदिका बनाती हैं। छोटी नदी बड़ी या मुख्य नदी में ना तो बहुत ऊंची घाटी द्वारा मिलती है और ना ही बहुत नीची घाटी द्वारा मिलती है। तो ये चीज़ें जो है, ये तो डेविस ने भी बताया था, ठीक है। तो कहीं मिलता जुलता था उनसे, डेविस से भी। तो इन्होंने भी वही बात किया लगभग लगभग में, और इससे ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जो नदियाँ जो है जिस घाटी में बहती हैं वो उन्होंने स्वयं निर्मित की है। और मतलब नदी अपर्दन की यह क्रिया जो है क्रमशः हमेशा क्या होती है, अपर्दन की क्रिया चलती रहती है, और इसी घाटी इतनी गहरी पाई जाती है, इसीलिए इतनी घाटी मतलब हमेशा अपर्दन होती रहेंगी, तो वो धीरे धीरे अपर्दन कोई चीज़ें जो है यहाँ पे कटती जाएंगी, ऐसे अपवर्दित होती जाएगी, कटती जाएगी, कटती जाएगी, कटती जाएगी, तो ये क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि इसीलिए घाटियाँ इतनी गहरी पाई जाती है। इसमें एक डी कारपेंटियर जो कि महोदय हैं, ये कहते हैं कि हिमानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। ये बताते हैं कि हिमानी सिद्धांत का कौन प्रतिपादन किया, कारपेंटियर। रेमजे महोदय ने अपरदन को धरातलीय स्वरूप के निर्माण का जनक मानते हुए हिमानी अपरदन से धरातल के स्वरूप को विकृत करने वाला माना है। बहुत से भूगर्भशास्त्रियों ने हट्टन को भूवैज्ञानिक भविष्य का वक्ता माना है, क्योंकि हट्टन ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था वो उसकी मृत्यु के 50 या 75 वर्षों के उपरांत तर्कपूर्ण विधि से अवलोकित किए गए थे, ठीक है। मतलब कि हटन जो भी बताया वो सही नहीं है, या कोई चीज़, बहुत सारे ऐसे होंगे भूगर्भिक शास्त्री कि जिन्होंने उनको सिद्धांत को माना नहीं कि ऐसा वास्तव में है, जो हटन ने बताया वो सही है, और कुछ किसी ने कहे होंगे कि नहीं, हटन ने जो बातें कही है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हर सिद्धांत में आलोचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि भूगोल में पूरा यही है कि किसी भी सिद्धांत को लेकर आलोचना है, और
कोई है कि मान लीजिए कि हट्टन जो महोदय जिन्होंने बताया है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे महोदय होंगे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया हो कि नहीं, जो हट्टन ने कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये जो हट्टन हट्टन का जो सिद्धांत जो है, इस प्रश्न में क्या था, वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के योगदान की विवेचना कीजिए। तो हमने पूरे जेम्स हटन को बहुत अच्छे से समझा, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो इनके विचार को भी हमने जाना, जिनका बुक का नाम बुक भी है इनका। ठीक है, तो उस बुक में 7 विचार थे, इन चीज़ों को सब हमने जान लिया। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न दूसरा है कि आर्द्र या काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति के विकास की व्याख्या कीजिए। हेडिंग लगाएंगे, काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति के का विकास। ठीक है, काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति का विकास कैसे होता है, इन बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें एक महोदय है जिनका नाम है विधि महोदय। इन्होंने सन 1911 ईस्वी में अपर्दन चक्र के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। स्विजिक महोदय ने भी सन 1918 में, ठीक है, यानी कि इनसे 7 साल बाद अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिन्हें काफ़ी मान्यता मिली। इन्होंने इन्होंने यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया के काष्ठ प्रदेशों का लंबे समय तक अध्ययन करने बाद, मतलब अध्ययन किया गया, अपर्दन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का पता लगाया, तो इस प्रकार के काष्ठ प्रदेशों के बारे में स्विजिक के विचार अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका विधि महोदय ने तो अपर्दन चक्र के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था। और जैसे ही स्विजिक महोदय 7 साल बाद इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उनको काफ़ी मान्यता मिली। ठीक है, स्विजिक ने फर्स्ट क्रम में जल प्रवाह के 3 क्षेत्र बताए। अब ये सोचेंगे कि आप कि जो स्विजिक हैं इन्होंने कुछ बताया होगा, कैसी विचारें बताई होंगी जो मानने योग्य होंगी। तो इसमें इन्होंने पहला कहा कि पृथ्वी के जो धरातल है, संलग्न नीचे वाले क्षेत्र में छोटी छोटी जल धाराएँ प्रवाहित होती हैं। अच्छा, ये जल धाराएँ जो हैं वर्षा काल में ही थोड़ा बहुत जल नीचे पहुंच जाती हैं, अधिकांश समय में ये शुष्क रहती है, मतलब कि सूखा रहता है। जब वर्षा का जब समय होता है, ये क्या हो जाता है, वहाँ पे जल क्या हो जाता है, नीचे पहुंच जाती है, नहीं तो ऐसे सूखा रहता है। अच्छा, ये हो गया स्विजी के फर्स्ट क्रम में जल प्रवाह के पहला नियम। अब दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम ये कह रहा है कि धरातल के नीचे जल राशि का दूसरा क्षेत्र भी अस्थायी रूप से जलपूर्ण नहीं रहता। यह क्षेत्र शुष्क और कभी आर्द्र रहता है, मतलब कि जो निचली जो सतह होती है उसमें शुष्क, कभी सूखा रहेगा तो कभी आर्द्र, मतलब कभी नमी रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें पानी भरा रहेगा, कभी नमी भी रहता है ना, गीला। और उसमें बनी हुई छोटी छोटी कंदराओं, ठीक है, में पानी भर जाता है। जो छोटी छोटी गड्ढे होंगी उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, कंदराओं, जो कि इस तरीके से होगा। आप पहाड़ों में देखे होंगे, 2 पहाड़ों के बीच में भी कंदराएं होती है, पतला पतला। तो ऐसे धरती पे भी, यानी कि पृथ्वी हमारी होती है, इस पे भी आप देखेंगे कि मिट्टी में ऐसे पतला पतला कंदराएं पाई जाती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को दूसरा दूसरा सिद्धांत कह रहा है। तीसरा ये कह रहे हैं जल प्रवाह के बारे में कि जल राशि का सबसे निचला क्षेत्र गहराई में स्थित अपारगमय सैलों की परतों में स्थित होता है और यह जल से पूर्ण रूप से भरा रहता है। यहाँ पर बहने वाली धाराएं पानी भरी रहती हैं। तो ये 3 चीज़ों को किसने बताया, स्विजिक ने बताया। अब आते हैं काष्ठ प्रदेशों भूआकृति के विकास में एक और महोदय योगदान देते हैं, जिनका नाम है ग्रुंडकार्टर महोदय। ये कहते हैं कि भूमिगत जल प्रवाह के संबंध के प्रस्तुत किए हैं। ग्रुंड का मानना है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में नीचे चट्टानें जल से भरी रहती हैं। वर्षा का जल जब क्षेत्र में पहुंचता है तो यहाँ जल प्रवाह होने लगता है, और जब वर्षा का जल पहुंचना बंद हो जाता है तो प्रवाह भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कौन कौन कह रहे हैं, गुण महोदय। अच्छा, अब एक और महोदय है काटजर के अनुसार, इसी में दिया हुआ है, देखिए इसमें गुण काटजर महोदय। तो गुण का ये विचार था। अब इसमें काटजर कह रहे हैं कि धरातल के नीचे जल का प्रवाह निश्चित रूप से क्रमिक नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रवाह आकस्मिक रूप से शुरू होकर बंद हो जाता है, मतलब आकस्मिक, अचानक से शुरू होगा और अचानक से बंद हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं काटजर महोदय। काष्ठ क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास के साथ साथ असल रूपों का विकास होने लगता है। स्विजी के अनुसार काष्ठ क्षेत्रों में भू दृश्यों के विकास की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं बताई है, और इन्होंने ही जल के प्रवाह की भी 3 अवस्थाएं बताई, जो अभी हमने जाना। और फिर ये कह रहे हैं कि
काष्ठ क्षेत्रों का मतलब नमी वाले क्षेत्रों में भूदृश्यों के विकास की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, काष्ठ अपरदन चक्र की युवावस्था, और काष्ठ अपरदन चक्र की पौढ़ावस्था, काष्ठ अपरदन चक्र की जीर्णावस्था। और यही तीनों अवस्थाएं नदी में भी होती हैं। ठीक है। जल प्रवाह वो हमने जाना, जिन्होंने स्विजिक ने बताया 3 जल प्रवाह के बारे में। ठीक है, सिद्धांत बताया। और अब हम इसमें जानेंगे काष्ठ क्षेत्रों में भूदृश्यों के विकास। तो पहला हमें काष्ठ अपरदन चक्र की युवा अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में वर्षा जल की अधिकता के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा जल के पानी अधिक हो जाता है, तो इन सभी की संध्या जल से भरी रहती हैं। जल की जो उपस्थित कारण जो घुलन क्रिया जो होती है, चट्टानों के संधि स्थल चौड़े होते चले जाते हैं और धरातल की जो ऊपरी जल जो होती है वो भूमि के अंदर चला जाता है, जिससे कि धरातल का जल धीरे धीरे कम होता जाता है। और इस अवस्था में भूमि पर घोल रंध्र व लैपिस विलय रंध्र एवं डोलाइन का निर्माण होने लगता है, जैसे कि वर्षा जल का जल भूमि के नीचे अधिकांश मात्रा में चला जाता है। और युवा अवस्था समाप्त होने के साथ जलधाराएं भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा है काष्ठ अपरदन चक्र की पौढ़ा अवस्था। युवा अवस्था में काफ़ी शुरू में तो जल भरा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगा, जलधाराएं विलुप्त हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें काष्ठ अपरदन चक्र की पौढ़ावस्था, तो इस अवस्था में जो है अपरदन कार्य नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है। और भूमि के नीचे की चट्टानें जो है वो घुलकर नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि भूमि जो है अंदर की ओर खोखली हो जाती है। और इस अवस्था में जो जो विलय रंध्र जो होता है डोलाइन, इसका आकार भी बढ़ जाता है। और इस अवस्था में युवाला का निर्माण होता है। कंदराओं के लगातार विकार होने से जो छत का नष्ट हो जाता है, जो भी छत होगा वो न खत्म हो जाएगा, जिससे कि अपारगमय चट्टानों की प्रकट हो जाती हैं। अपारगमय चट्टानों की दिखाई देना क्या होगा, पौढ़ावस्था की अंतिम अवस्था को प्रकट करता है। तीसरा है कि काष्ठ अपरदन चक्र की जीवड़ा अवस्था। इसमें इस अवस्था में भूमिगत जल अधिक गहराई तक अपरदन नहीं कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में पोलजे और हम्स की पूरी तरह विकास हो जाता है। और काष्ठ प्रदेशों में चूने की चट्टानें पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। पूरे क्षेत्र में जो भी अपारगमय शैलें घुल जाती हैं, भूपृष्ठ पर धंसती निवेशिकाएं अंधी घाटी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो भूदृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया और फ्रांस में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काष्ठ क्या था आपका, काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति का विकास।